हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चों के? वाओ, गुड टू सी यू अगेन। आज मेरे लल्ला मचाने हल्ला गली मोहल्ला। और जैसा कि हमें पता है कि हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, और उसमें थर्ड क्लासिफिकेशन आएगा अब, और वो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी में पहला होता है क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड क्या होंगे बताओ? लिगेंड विच कैन ओनली डोनेट लोन पेयर। एग्जाम्पल आपने जितने भी लिगेंड्स पढ़े ना अभी तक, वो सारे के सारे जनरली क्या थे? क्लासिकल, पुराना क्लासिकल। और अब आते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। तो आपको ऐसा नहीं ना, नॉन क्लासिकल क्या होंगे? नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होंगे बताओ? लिगेंड विच कैन डोनेट लोन पेयर इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल केटायन और एटम, बट साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इनटू देयर वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल थ्रू बैक बॉन्डिंग। Dick back bonding. This back bonding is called synergic bonding। तो देखो यहाँ पर बहुत छोटी सी बात है और बहुत सिंपल सी बात है, इधर देखो। तो अब यहाँ से हमने शुरू किया, है ना? और हमने स्टार्ट करते समय क्या बोला है, ध्यान सुनना। हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में तीन तरह के था। पहला ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो वो नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे, न्यूट्रल थे। दूसरा आया था ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। वो हमने पढ़े थे मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड, एम्बीडेंटेड। तो वो खत्म हो गए। हाँ या ना? अब जो आए वो कौन से बचे? तीसरे, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी। वो कहलाते हैं दो, क्लासिकल लिगेंड और नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल मतलब याद है? पुराना। जैसे आपसे बोलते थे कौन सा म्यूजिक पसंद है, तो आप बोलते थे आ हा, क्लासिकल लिगेंड बहुत पसंद है, यानी कि क्लासिकल
म्यूजिक बहुत पसंद है। तो क्लासिकल म्यूजिक मतलब क्या होता है? क्लासिकल म्यूजिक मतलब पुराना म्यूजिक। तो यहाँ पर भी क्लासिकल लिगेंड मतलब पुराने लिगेंड। पुराने लिगेंड का मतलब क्या है? ऐसे लिगेंड जो सिर्फ लोन पेयर डोनेट करते हैं, वही तो हमें पता है। यहाँ लिखा हुआ है लिगेंड, बोलो, विच कैन ओनली डोनेट इट्स लोन पेयर। ठीक है, अब आया नॉन क्लासिकल। उन्होंने कहा बस बाबूजी बहुत हुआ, आखिर कब तक हम अपना लोन पेयर देंगे, खून पसीने का आखिर इसको मेटलवा को। आज के बाद हम अपना अगर लोन पेयर देंगे तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी लेंगे। क्या बोल दिया है बताओ जैन जी? लिगेंड कि अगर हम अपना लोन पेयर देंगे तो इलेक्ट्रॉन अभी लेंगे। तो लिगेंड विच कैन डोनेट लोन पेयर इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल कैटायन और एटम, मेटल कैटायन और एटम के अंदर दे देते हैं। लेकिन साथ ही साथ यानी कि साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं इनटू देयर वैकेंट, बोलो, इनटू देयर वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल थ्रू बैक बॉन्डिंग। और इस बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन फिनोमेना को ही क्या कहा जाता है? बोलो, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। स्लाइड 2 है, ये कौन सी स्लाइड है अभी? टू। अब देखो डायग्राम। नॉन क्लासिकल लिगेंड, इन्हें पाई एसिड लिगेंड भी कहा जाता है। ये डायग्राम बनाओ। अगला डायग्राम ये है। नोट करो नोट करो नोट करो फटाफट। ये डायग्राम है, देखो इसके। नॉन क्लासिकल लिगेंड दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, दूसरा होता है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। दोबारा बोलो, क्या होता है? एक बताओ, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, और दूसरा क्या है? पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। जल्दी से लिखो इसको फटाफट, डायग्राम बनाओ।
चलिए हो गया। देखो भाई यहाँ पर ये हमने एक मेटल बनाया है। इस मेटल के पास ये जो चार दिख रहे हैं ये डी ऑर्बिटल बनाए हैं, और इनको अगर ऐसे डैश 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 कर दिया है तो ये ऐसे डी ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे डी ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऐसे डी ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। इसके बाद ये जो डी ऑर्बिटल बनाया वो खाली वाला डी ऑर्बिटल बनाया कि ये खाली है। ये जो सीओ दिख रहा है यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग बनाया है ये जो एबीएमओ दिख रहा है ना एंटी बॉन्डिंग। अब इसमें बच्चों को जो डाउट होता है वो ये सोचते हैं कि ये कार्बन का एंटी बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन का एंटी बॉन्डिंग। तो पहला डाउट क्लियर कर दूं कि कभी भी एटम के एंटी बॉन्डिंग नहीं, मॉलिक्यूल के होते हैं। तो ये एंटी बॉन्डिंग किसके हैं? मॉलिक्यूल यानी कि सीओ के हैं। मैं यहाँ एरो लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कार्बन के पास गया है, आपको ये बोलना है ये पूरे सीओ के पास गया है। हाँ है ना? किसके पास गया ये? सीओ के पास। आपको डायग्राम समझ में आया? इमेजिनेशन क्लियर हुई? क्या हुआ बताओ? ये मेटल होगा, ये डी ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरे हुए हैं, ये खाली डी ऑर्बिटल है। ये मेटल का ये वाला ऑर्बिटल वो है सीओ वाला जिसके पास लोन पेयर है। ये ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग है। तो ये चारों ऑर्बिटल हैं सीओ के। यहाँ ऐसे नहीं सोचना है कि सी के पास जा रहा ओ के पास नहीं जा रहा, नहीं। समझ गए? क्लियर है बॉस? अब उधर भी ऐसा कैसे ही हो रहा है। ये इथाइलिन है। क्या है? इथाइलिन। ये क्या है इसका? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को याद है पाई स्टार बॉन्डिंग भी कहते हैं। ये ऑर्बिटल वही खाली है डी का, ये आपके भरे हुए हैं। ये आपका इथाइलिन है, इसके अंदर ये जो दोनों ऊपर नीचे बनाए ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाए क्या बनाया ये? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर रहे हैं इसलिए इसे पाई डोनर कहा जा रहा है। और ये एंटी बॉन्डिंग में ले रहे हैं इसके, तो पाई बॉन्ड से ही लेंगे क्योंकि सिग्मा एक बॉन्ड अगर पहले बन चुका होता है उसके बाद कोई दूसरा होता है तो पाई कहलाता है। हाँ या ना? अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसको मैं थोड़ा सा ढंग से बना दूँ सीओ वाले को, तो ये ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह का बॉन्ड है और ये इसके एंटी बॉन्डिंग में दे रहे हैं।
हेलो, अब क्लियर है? ठीक हो गया? दिख रहा हूं मैं? अरे अब दिखने लग गया क्या? वीडियो विजिबल? चलिए कोई बात नहीं, ये डायग्राम एक बार देख लीजिए ढंग से और की पॉइंट नोट करो। चलो, चलिए, अभी तो आवाज आ रही होगी भाई। चलिए परफेक्ट। मैं समझा रहा था कि ये मेटल इसके एंटी बॉन्डिंग में देगा, तो सीओ के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो रिपल्शन बढ़ता है। हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो रिपल्शन बढ़ जाता है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा। तो यहां से अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या दिख रहा है? ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब दिखता है, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब दिखता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या घटेगा? डबल बॉन्ड बढ़ते ही बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो ये चारों पॉइंट समझ में आने चाहिए। तो यानी कि जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी वो एक तरह से किस पे डिपेंड करेगी? लोन पेयर डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी पे। तो किस पे डिपेंड कर रही है? सिनर्जिक बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ लिगेंड, सॉरी, डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ लिगेंड। यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा वहां होगी जहां मेटल डोनेट करने वाला होगा, जहां मेटल ज्यादा डोनेट करेगा, जहां मेटल ज्यादा डोनेट करेगा और लिगेंड ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि तीन तरह के मेरे पास मेटल हैं, वी सीओ होल सिक्स जिसमें प्लस है, वी सीओ होल सिक्स जिसमें न्यूट्रल है, और वी सीओ होल सिक्स जो माइनस है। सिंपल है। जब मैं इन तीनों की स्टडी करता हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ सीओ पर कोई चार्ज नहीं है। सीओ पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये जो प्लस चार्ज है वो मेटल पर आ रहा है, वी पर। यहाँ न्यूट्रल होगा क्योंकि सीओ पे कोई चार्ज नहीं है, डब्बे के बाहर भी कोई चार्ज नहीं, तो न्यूट्रल हो गया। वो नेगेटिव है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आएगा।
तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इन तीनों मेटल में ये वी है, ये वी है, ये वी है वेनेडियम, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये न्यूट्रल है, यहाँ नेगेटिव है। अब क्वेश्चन पूछा है इसने कि ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड लेंथ, ध्यान से सुनना भाई, ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड लेंथ, दिमाग की बत्ती जलाओ, सबसे ज्यादा सीओ बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? देखो ये मेटल है सीओ के साथ, तो ये सीओ के साथ सिनर्जी बॉन्डिंग करेगा तो इसको देगा इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में, ये भी इसके एंटी बॉन्डिंग में देगा, ये भी इसके एंटी बॉन्डिंग में देगा यहाँ पे। अब आप दिमाग लगा के बताओ कि ये जो नेगेटिव चार्ज हो रहा है यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस वी पर आएगा। वेनेडियम जो है मेटल उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज आने से डोनेटिंग एबिलिटी बढ़ती है या घटती है? सोचो। नेगेटिव चार्ज आने से मेटल की डोनेटिंग एबिलिटी बढ़ती है, यानी वो ज़्यादा डोनेट कर पाएगा, डोनेटिंग एबिलिटी बढ़ेगी तो वो इसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा देगा, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा देगा तो इसके अंदर सीओ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। यहाँ सेकंड नंबर पे होगा, यहाँ सबसे कम होगा क्योंकि वेनेडियम पर ही पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो इसकी डोनेटिंग एबिलिटी घटेगी। पॉजिटिव आया ना, तो यहाँ पर घटेगी। तो ऑर्डर क्या आएगा अगर पूछे तो ये, लेकिन मैं इसमें से 4 सवाल बन सकते हैं क्योंकि अगर मैंने ये पूछ लिया तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ, जैसे उसने ये पूछ लिया कि ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड ऑर्डर, तो इस बॉन्ड लेंथ वाला तो ये आया था, अब बॉन्ड ऑर्डर वाला बताओ, सोचो, आप ही बताओ बॉन्ड ऑर्डर वाला। देखो इसने इसको ज़्यादा दिया होगा, सीओ के एंटी बॉन्डिंग में गया ज़्यादा, तो सीओ का बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो पक्का हो गया ना, बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है सीओ का तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए बताओ? ये आएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन चेंज करके फिर से पूछ लूं कि ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ पूछ ली उसने, अब इसको सोचो एक बार, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ मतलब ये पूछिए मेटल और कार्बन के बीच की लेंथ, मेटल कार्बन के बीच की लेंथ। तो यार जब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा करेगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा यहाँ, अगर यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आया तो इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आते ही बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर ज्यादा आया तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या आएगा? ये आएगा। लेकिन अगर इसी को चेंज करके पूछ लो कि ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, मेटल कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर की बात करो, तो फिर से देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये ज्यादा देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, अगर यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो आप समझ सकते हो क्या होगा, अगर यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आया तो बॉन्ड ऑर्डर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो क्या होगा? ज्यादा होगा इसका। तो आप देख सकते हो कि अगर आप मैथमेटिकली चलो तो आपको अगर सीओ बॉन्ड लेंथ पता है, सीओ बॉन्ड लेंथ पता है तो ज़्यादा है तो ये बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, इसका उल्टा इधर आ जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ जब ज़्यादा होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है, क्योंकि यही तो इसके एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है, यही तो मेटल के सीओ के एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है। ये लो, जब तक ये फील नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा, बट पता कैसे चलेगा कि कहाँ से अभी पार्थ क्या सुनने के मूड में है क्या? अब ये क्या, ये सीओ बनाया है, ये मेटल बनाया है, तो जब भी मेटल और सीओ एक साथ हैं तो सिनर्जिक बॉन्डिंग है भाई, ये एग्जाम्पल लिखो इनके, जब ये इस तरह के लिगेंड्स हों तो ये सब सिनर्जिक बॉन्डिंग कर रहे हैं। देखो ये सीओ है, सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा, नॉन क्लासिकल लिगेंड होगा, सीओ होगा, एनओ होगा, एनओ प्लस होगा और साइनाइड होगा, ये सब सेकंड पीरियड के हैं तो ये एंटी बॉन्डिंग में लेते हैं, लेकिन PH3 होगा, PF3 होगा, R3P होगा, ये सब जो होंगे, S3H होगा, ये सब जो होंगे ये थर्ड पीरियड वाले हैं तो डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेंगे, और ये सब ऐसे हैं जिनमें पाई बॉन्ड होगा, तो ये पाई बॉन्ड वाले कौन से होंगे? C2 होगा, C2H2 होगा, C2H4 होगा, ठीक है, C5H5 माइनस होगा, बेंजीन होगा,
ठीक है। इसी तरह से PHEN होगा, जितने भी पाई बॉन्डेड आगे सब आ जाएंगे इसमें, ऐसे एक एक करके नहीं लिखेंगे, जितने भी हैं पाई बॉन्ड वाले सब हो जाएंगे। नेगेटिव वाला सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा करेगा, ये बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सिनर्जिक बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल। मेटल जितना डोनेट कर सकता है उतनी ज़्यादा होगी, और लिगेंड जितना एक्सेप्ट कर सकता है उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग में मेटल एक्सेप्ट कर रहा है क्या? नहीं, लिगेंड एक्सेप्ट कर रहा है ना। देखो ये वाला जो बॉन्ड था ये कहलाता था सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो मेटल से जो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं उसे सिनर्जिक बॉन्डिंग कह रहे हैं। दोबारा देखो डायग्राम को, ये CO है, इस CO में जो मेटल दे पा रहा है वो सिनर्जिक बॉन्डिंग है, और मेटल कहाँ दे पा रहा है? ये एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है CO के। इस CO के डायग्राम को देखो, जब तक ये डायग्राम दिमाग में फील नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। डायग्राम को बिठाओ आंखें बंद करके, डायग्राम को बिठाओ, अपने आप आ जाएगा। सर PS3 तो ड्रेगो रूल फॉलो, हाँ ड्रेगो रूल फॉलो करता है ना, इसलिए वो कम डोनेट करेगा, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। हम पढ़ेंगे इसको आगे, है ना। प्रिंस थर्ड वाला पॉइंट क्या है? तो इस डायग्राम को जब तक आपके दिमाग में आप फिट नहीं रखोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम इसी को देख के मैथमेटिकली आंसर दे रहे हैं। ये आपका CO होता है, ये मेटल होता है, इसकी फील लो ना अंदर से, ये मेटल के d ऑर्बिटल हैं जो CO के एंटी बॉन्डिंग में दे रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता कि अगर एक मेटल है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस पर प्रोटॉन कम हो जाते हैं ना। प्रोटॉन अगर कम हो गए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा डोनेट करेगा। अगर उस पर प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो कम डोनेट कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। कितना सिंपल है। तीन ही मेटल होंगे, या तो नेगेटिव वाला होगा, न्यूट्रल वाला होगा, या पॉजिटिव वाला होगा। ये मेटल को देखो, ये d ऑर्बिटल देखो मेटल के, ये मेटल्स के एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है CO के। एंटी बॉन्डिंग वो होता है जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी ऐसे। यहाँ पर आपको ये सिग्मा बॉन्ड है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिनर्जी बॉन्डिंग ये पाई बॉन्डिंग वाली होती है, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में जैसे जाएगा ये बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर घटता है। जब ये इसको देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इसका मतलब क्या होगा? बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो ये मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ कहलाई, ये मेटल और CO की कहलाई, कार्बन और ऑक्सीजन की। इस डायग्राम को फिर से देखो, दिमाग में जब तक आप नहीं बिठाओगे कुछ नहीं आएगा। इससे की पॉइंट बनाया पीछे, इससे ही की पॉइंट बनाया है। PHEN आपको याद है बताया था, 110 फेनेंथ्रोलिन। इसको देखो, पीछे आओ, ये वाला समझ में आया डायग्राम में? ये CO है, ये मेटल और कार्बन आपस में जो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे वो है। अब तुम अगर बिल्कुल ही मेरे मुंह से सुनने के ही मूड में हो तब तो फिर मैं इतना आराम से चिल्लाऊं कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, मत बोलना कुछ भी, नो बैड वर्ड्स, आई लव यू, नो बेटा। यहां से इसको दिया इसने तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है और बॉन्ड लेंथ घट जाता है, तो आप 21,000 तोपों की सलामी के लिए रेडी रहें। ठीक है। जब इसके एंटी बॉन्डिंग में गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में रिपल्शन होता है। यहाँ पर आप देखो तो एंटी बॉन्डिंग में रिपल्शन होती, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर घट गया। सिनर्जिक बॉन्डिंग को देखने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि मेटल जो है वो डोनेट करता है किसको? लिगेंड को। तो लिगेंड की एक्सेप्टिंग, मेटल की डोनेटिंग। अब यहाँ तीन क्वेश्चन जो दिए, तीन कंपाउंड, इसमें ये मेटल पर V माइनस है तो यहाँ नेगेटिव हो गया ये V, यहाँ कोई चार्ज नहीं तो जीरो रहा, इस पर प्लस आ गया। तो तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये डोनेट अच्छा करेगा, तो ये एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा देगा इसके, तो इसका तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो CO का बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, इधर नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे देखो, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर की बात होगी। तो जब ये इधर देगा इसके अंदर तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो CO का तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम होगा, तो उल्टा हो गया ये। अब मेटल और कार्बन की पूछ रहा है, यानी वेनेडियम और कार्बन के बीच की बात करवा रहा है। तो अभी बताया कि अगर ये मेटल इस कार्बन यानी कि CO को ज़्यादा देगा तो मेटल और कार्बन यानी V और C के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ सॉरी कम होगी, तो इसकी सबसे कम आ गई। और बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा था, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा मेटल और कार्बन के बीच में, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है। एक सवाल सिर्फ बॉन्ड लेंथ वाला अगर समझ में आ जाए तो इस की पॉइंट से चारों क्वेश्चन बने नहीं बने।
अब किस तरह के सवाल आपसे बनेंगे वो देखो, देख के बताना। देख के बताओ, क्वेश्चन पूछा है, जेई में आएगा। सर सीओ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, नहीं बेटा, सीओ लोन पेयर देता है ना, क्योंकि सीओ में कार्बन के पास लोन पेयर है, हमने पढ़ा था लोन पेयर डोनर एटम है। और हमने ये भी पढ़ा था सीओ के पास कि जब न्यूट्रल लिगेंड होता है तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डोनेट करता है। तो सी ओ न्यूट्रल है, इसलिए उसमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो कार्बन डोनेट करेगा। चलो बताओ ये सवाल, जो पढ़ाया उसी से समझ के बताना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स और आयन हैव हायर सीओ बॉन्ड लेंथ। अब इस सवाल में सबसे पहले यहाँ पर देखो प्लस आएगा, यह न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, तो सीओ पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव इस पर आ जाएगा। इस पर अगर नेगेटिव आ गया तो ये ज़्यादा डोनेट करेगा इसको। ये अगर इसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा देगा तो इसका सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, आंसर ही आ जाएगा। अब सेम प्रश्न चलेगा और हम उसके आंसर देंगे, ऑप्शन में सेम रख रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैव लोअर सीओ बॉन्ड ऑर्डर। फिर से चार ऑप्शन है, दिमाग की बत्ती जला के बताना है आपको, ट्राई करो। वो कह रहा है लोअर सीओ बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो बच्चों का ए आंसर देने लग गए, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैव लोअर सीओ बॉन्ड ऑर्डर। तो भाई साहब एक बात बताओ, बॉन्ड लेंथ अगर हायर होगी यानी कि उसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा गया होगा, सीओ के एंटी बॉन्डिंग में अगर ज़्यादा गया होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हुआ होगा, या ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स और आयन हैव द लोअर सीओ बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, डी। अब इसी को चेंज कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स और आयन हैव हायर मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर। तीसरा सवाल,
अब आप दिमाग लगाओ, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयल है मेटल हायर मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, यहां से ये सीओ ज्यादा देगा इसको, तो मेटल और कार्बन के बीच में जो है वो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा क्योंकि ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ज्यादा देगा, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा डी। यही क्वेश्चन को फिर से चेंज कर दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग complex or ion have lower metal carbon bond length। अब बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में आएगी ये पूछ रहा है, तो आंसर फिर से वही आएगा डी। यहीं पर कम आएगी क्योंकि ये ज्यादा देगा इसको, तो यार डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर अगर ज्यादा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, आंसर डी। अब देखो इन चार सवालों से आपने सीखा नहीं सीखा कुछ, ये चार सवाल आपकी लाइफ को बदल सकते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग के परस्पेक्टिव। तो आपको चारों सवालों को अच्छे से समझना है और मैं चार से और चार बना सकता हूं अगर आप चाहो तो। क्या आप तैयार हैं? क्या मेरा शेर, मेरा सीईओ, मेरा करोड़पति तैयार है भाई? क्या मेरा लल्ला तैयार है मचाने हल्ला? बोलो, ध्यान से देखना इधर क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैव हायर की जगह मैं सवाल चेंज कर रहा हूं, लोअर सीओ बॉन्ड लेंथ, बताओ लोअर सीओ बॉन्ड लेंथ। लोअर बताओ, लोअर मतलब कम, यहां आएगी क्योंकि मैंगनीज पर प्लस चार्ज आ गया, तो मैंगनीज पर प्लस आएगा तो डोनेट नहीं करेगा, कम डोनेट करेगा तो सीओ के एंटी बॉन्डिंग में कम जा रहे हैं, और अगर कम जाएंगे तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कम जा रहा है, तो आंसर अपने आप ए आ जाएगा लोअर करते ही। आया ना? चेंज करें, इस बार पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैव हायर, क्या दे दिया उसने यहाँ, लोअर को हटा के क्या कर देंगे हायर, हायर सीओ बॉन्ड ऑर्डर। बताओ, हायर सीओ बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, फिर से ए का आ जाएगा, कैसे भाई साहब? देखो हायर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कम देगा इसको, इसके एंटी बॉन्डिंग में कम जा रहा है, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा ना, तो हायर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स और आयन हायर मेटल कार्बन की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ, लोअर मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ हायर को हटा दिया, लोअर करो, फिर से यही होगा लोअर क्योंकि ये इसके एंटी बॉन्डिंग में कम दे रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? बोलो क्या होगा, लोअर मेटल कार्बन क्यों आएगा, क्योंकि कम दे रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोअर ही रह जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर अगला पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स और आयन हैव लोअर मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ की जगह हायर कर दिया उसने, को हटा दिया हायर। अब हायर यहीं आएगा क्योंकि ये कम डोनेट करेगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा इसकी आएगी, तो ए आ जाएगा। अब देखो कितना आसान हो गया, आप जिसको सोच रहे थे बड़ा परेशान होकर के, क्या आपको लग रहा है कि आसान है सवाल अगर आप ये लॉजिक बिठा लेते हो दिमाग में तो? जल्दी बोलो,
जल्दी। तो आई होप इस तरह के छोटे छोटे सवाल आप कर लोगे। अब आते हैं मिक्स्ड कार्बोनाइल। मिक्स्ड कार्बोनाइल का मतलब होता है जैसे NiCO4 है, कार्बन मोनोऑक्साइड के जितने भी कंपाउंड होते हैं उन्हें कार्बोनाइल कहा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा भाई, कार्बोनाइल वर्ड कहाँ से आया है? इससे कि भाई साहब CO के पास ये CO जो है उसके कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। मिक्स का मतलब ये हो गया कि उसमें CO के साथ कोई दूसरा लिगेंड भी बैठा हुआ है, जैसे ये बैठ गया। अब आप इसको कैसे करेंगे? सवाल को क्वेश्चन पूछा उसने, ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। क्या बोला उसने? ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। अब दिमाग की बत्ती जलाएं, यहाँ पर NiCO4 हो गया NiCO3, 3PF3 है ना। तो सबसे पहले हम PF3 की स्टडी को समझते हैं कि आखिर ये PF3 क्या कह रहा है। PF3 ऐसा होता है, इस पर 3 फ्लोरीन अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो यहाँ प्लस 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 आता है, और अगर यहाँ प्लस 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 आएगा तो उस कंडीशन में ये लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं करेगा। तो यानी कि PF3 इज, बोलो, या इसके अंदर CO कर दें कि CO इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन द, नहीं नहीं, PF3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन द CO। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो 3 है, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ प्लस आएगा, प्लस आने की वजह से इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ PF3 क्या हो गया? इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO, यानी कि इसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी। अब मैथ्स लगानी है, बस कुछ नहीं करना। एक बात याद रखना, नंबर से कभी भी चेक नहीं करना है। हम कह रहे हैं डोनेटिंग एबिलिटी और एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर कभी भी नंबर से कोई आंसर नहीं देना है, हमें आंसर किससे देना है? सिर्फ एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी से। तो यहाँ जब मेटल दे रहा होगा इनको, तो ये है ना, ये PF3 ज्यादा ले लेगा अपने पास, ये PF3 अगर ज्यादा ले लेगा तो इसके पास कम जाएगा, तो इस CO के पास अगर कम जाएगा तो इसके पास एंटी बॉन्डिंग में अगर कम गया तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या आएगा? कम। ये ज़्यादा ले गया तो किसका ज़्यादा होगा? इसका। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये ज़्यादा लेने वाला होगा तो इसके पास ज़्यादा जाएगा, तो इस वाले CO के पास कम गया, कम गया तो क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग में अगर कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ और इसकी बॉन्ड लेंथ में कंपेयर करेंगे तो यहाँ ज़्यादा जाएगा, तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। इसी को चेंज करके दूसरा सवाल पूछ रहा है वो, चेंज करके उसने इस बार PMe3 दे दिया। PMe3 क्या होता है देखो, ये आपके पास आ गया। अब ये क्या है? धक्का देने वाला है, ये धक्का देगा तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव 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 आएगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर, अब देखो ये धक्का दे रहा है, इसका मतलब ये एक्सेप्टर नहीं है, ये तो डोनर अच्छा होगा क्योंकि ये धक्का दे रहा है, प्लस आई है तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि CO इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन द PMe3। तो इस बार CO की टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लेने की। क्या वाला? जल्दी बताओ। CO की टेंडेंसी ज्यादा होगी, दिमाग की बत्ती जलाओ, तो क्या होगा? जल्दी बताओ। तो CO इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन द PM3, यानी कि जब ये देगा तो ये और ये कंपेयर करेंगे तो ये कम लेगा, तो यहाँ ज़्यादा जाएगा। इसके पास ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब इस बार इसका ज़्यादा हो जाएगा। हाँ या ना? CO बॉन्ड लेंथ क्लियर। अब मैं इसी को चेंज करके एक और पूछ लूँ।
अब बताओ। अब इसमें बताओ सीओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ये ज्यादा लेना चाहेगा PF3, तो यहाँ ज्यादा लेगा तो यहाँ कम जाएगा। वो लेना ही नहीं चाह रहा, इसके पास ज्यादा जाएगा, इसके पास ज्यादा जाएगा तो ये ज्यादा हो जाएगी। तो मैथमेटिकली कर लेते अब आ जाता। अब एक नोट आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि इन आइसोलेटेड कंडीशन, in isolated condition CO bond length is 1.128 angstrom, but in complex compound CO bond length becomes 1.150 due to synergic bonding, due to synergic bonding। अब दिमाग लगाओ क्या हुआ होगा यहाँ पे। आइसोलेटेड मतलब अकेला, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अकेला, यानी कि कोई उसके साथ नहीं है। ये ज्यादा लेगा तो इसके पास ज्यादा गया ना, यहाँ कम गया सीओ के पास, है ना। तो सीओ के एंटी बॉन्डिंग में कम गया तो बॉन्ड लेंथ कम है ना। वो लेने की इच्छा ही नहीं रख रहा, अभी तो बोला था वो लेने की इच्छा नहीं रख रहा, तो ये ज़्यादा डोनेट करेगा। इसने डोनेट ज़्यादा किया तो इसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा जाएगा। क्लियर। अब मेरा सवाल ये है कि क्या हुआ, देखो आइसोलेटेड का मतलब बता दो बस, अकेला जब होगा, कोई उसके साथ नहीं है, अकेला जब है सीओ, तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.128 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स में आ गया, कॉम्प्लेक्स में आते ही उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ करके 1.150 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1.150 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो इस तरह के सवाल आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि इन FeCO होल 5 CO बॉन्ड लेंथ इज, पहला ऑप्शन देगा वो आपको 1.128 एंगस्ट्रॉम, भाई ये डेटा याद होना चाहिए ना। दूसरा 1.115 एंगस्ट्रॉम, तीसरा देगा 1.150 एंगस्ट्रॉम, चौथा देगा 1.172 एंगस्ट्रॉम। आंसर बताओ। तो ऊपर देख के अपने आप आ गया 1.15। ये आपको डेटा याद रखना है, इसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का डेटा कहते हैं। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से निकलता है ये, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टर्म है, वहां से आता है ये। तो ये आपको याद रहेगा कि अब ये 1.15 होती है सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, ये जेई 2007 में आया हुआ सवाल है। जेई एडवांस 2007, और मेंस में तो आपको पता है भर भर के आता है ये टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। कोऑर्डिनेशन के इतिहास के अंदर अगर अच्छा सवाल आने की संभावनाएं होती हैं तो उसमें से ये एक टॉपिक है। टेस्ट में केमिकल बॉन्डिंग नहीं आ रहा है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन में जितना पढ़ा दिया उतना देंगे। PF3 के केस में कम क्यों हो रही है, क्योंकि PF3 की इच्छा ज़्यादा है लेने की। उपाध्याय आशुतोष ये ज़्यादा ले जाएगा ना, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है इसमें, तो इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा लेगा। ये ज़्यादा लेगा तो इसके पास कम गया। अगर इसके पास कम गया तो इसका बॉन्ड लेंथ कम है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने जो बोली ये, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि आपको कोई भी सवाल पूछा गया है तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछना है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बोल देता है, और बोलो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देके बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ लेता है, बॉन्ड ऑर्डर देख के
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेता, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं इसका नाम याद रखना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताओ यहां पे, तो क्या होता? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछता है इस वाले में, इन तीनों में, बोलो। सीओ बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखेगा, तो इसकी ज़्यादा आती है सीओ बॉन्ड की, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है, देखो सीओ बॉन्ड ऑर्डर। तो ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर वही होगा जो बॉन्ड ऑर्डर का होगा, बस। आपको कुछ नहीं करना, क्या बोला जल्दी बताओ? आपको कुछ नहीं करना मेरे लल्ला। बेटा वो है ना, जो देखो सिलेबस को लेके मत लिखा करो यार, इरिटेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पढ़ा रहा हूँ या मैं इरिटेट कर रहा हूँ, डांट खा जाओगे रॉकी तुम। जो सिलेबस दिया है वो आ जाएगा वहाँ लिखा हुआ, उसको देख लेना। आई थिंक एमओटी दिया है मैंने या ये दिया, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट जो भी होगा मैं आपको पूरा लिख के दे दूंगा, ठीक है ना? प्लीज 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 प्लीज। क्लियर हो गया बॉस? तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई आपको, ठीक है? आगे की बात करें अगर अपन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के साथ साथ, जो भी सवाल आएगा, ठीक है, वो क्या क्या आएगा? एक तो मिक्स कार्बोनाइल अपने समझ में आ गया, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल आएगा वो आएगा एक और, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जी सॉल्ट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जीस सॉल्ट, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए फॉर्मूला, बहुत आएगा भी ये आपके आगे। क्या आएगा? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जीस सॉल्ट, ये आता है KPtCl3C2H4। क्या बोला जल्दी बताओ? KPtCl3C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो देखो, Pt होगा, Cl होगा, Cl होगा, Cl होगा, ये H है, H है, यहाँ H है, यहाँ H है, ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा होगा, ये डॉट 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 यहाँ आएगा। इस तरह से आपका बनेगा, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है, डॉट 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 डॉट, और ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है इधर। ये जी सॉल्ट आपके पास हमेशा ध्यान होना चाहिए। इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको याद रखनी है, वो मैं लिख देता हूँ। येलो कलर कंपाउंड है, फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड है, फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा अगर नहीं समझ में आता तो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, तो मेटल है और ये कार्बन है, डायरेक्टली बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट कम बॉन्ड होता है उन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसमें एक और बात बोलते हैं, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोल सकते हो? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये DsP2 होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, पर इसमें खास बात होती है, बट इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर। But it is not perfect square planar because it is not perfect square planar because C2H4 perpendicular to the plane। ठीक है, अब ध्यान देना इधर क्या मैंने समझाया, इसका डायग्राम में नोट करो पहले इसको फटाफट।
अब आपको डाउट आएगा DsP2 क्या है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, है ना। ये आएगा अभी हाइब्रिडाइजेशन CFT में। आप ड्रॉपर बच्चे हैं, आपको आइडिया होगा कि सर पढ़ाएंगे कि DsP2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर क्या होता है। सो डोंट यू वरी, बस इसके लिए लिख दिया ताकि सवाल गलत ना हो। ठीक है, अब इसको 3D में समझेंगे। देखो डायग्राम को कैसा होता है ये। आई होप समझ में आ रहा है। ये प्लेटिनम है, यहाँ पर आपका एक Cl ये है, एक Cl ये है, एक Cl ये है। ये जो दिख रहा है ये इथाइलिन है, और ये इथाइलिन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा है इधर देखो। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर है? नहीं, ये सब तो एक प्लेन में आ रहे हैं ऐसे, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो आपको समझ में आया 3D स्ट्रक्चर जी सॉल्ट का? देखो जल्दी देखो। देखो ध्यान से देखो। हो गया? आई होप 3D में समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर कुछ खास बात है, वो देखना जरा। ठीक है, ये देखो 3D दिखेगा अब। हम्म, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अब ये वैल्यूज आपको समझनी। देखो ये एक ही दिख रही है यार, कोई दिख ही नहीं रही यार। ये जीस भैया हैं, देखो दिख गए। ये आपका जो जी सॉल्ट है, इसको ध्यान से देखना भाई। ये आपका जी सॉल्ट दिख रहा है, ये आपका कौन है? कार्बन कार्बन, ये उसके वो ऑर्बिटल्स। ये जो रेड रेड है, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग थी। अब यहाँ देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये Cl है। अब इसमें देखो ये वाली वैल्यू आया ना, ये अप्रोक्सीमेट सेम होती है, ये थोड़ी सी बड़ी होती है। इसमें वैल्यू सही नहीं दी हुई है ना। मैं आपको समझा देता हूँ क्या हो रहा है। जो एग्जाम में सवाल आएगा ना, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने। जो एग्जाम में सवाल आएगा वो इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है मैं समझा ही देता हूँ। देखो आपसे एक सवाल पूछेगा, अप्रोक्सीमेट ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ पूछेगा। तो यहाँ पर आपको एक्स बराबर वाई बोलना है, और जेड ज़्यादा होती है ये बोलना है, और रीज़न देना है ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट।
क्या रीजन है? ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट। अब ये ट्रांस इफेक्ट क्या होता है हमारे सिलेबस में नहीं, ओलंपियाड में है, लेकिन सवाल आ जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये सवाल करा रहा हूँ। हिंट में दे देता हूँ, ट्रांस इफेक्ट कुछ नहीं होता, जब कभी भी इस तरह से जो पाई बॉन्डेड लिगेंड्स होते हैं और वो सिनर्जिक बॉन्डिंग करते हैं तो उनके जो अपोजिट वाला लिगेंड होता है उसकी लेंथ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? वही ट्रांस इफेक्ट है। बट लॉजिक मैंने नहीं दिया, बस मैंने हिंट दिया। कैसे? कि जो पाई बॉन्डेड वाले लिगेंड है सिनर्जिक बॉन्डिंग जो करते हैं, वो सिनर्जिक बॉन्डिंग कौन से वाले? पाई वाले। तो पाई बॉन्ड वाले लिगेंड जब सिनर्जिक बॉन्डिंग करते हैं तो उस कंडीशन में उसके जो अपोजिट वाला होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है लेंथ। इसी को ट्रांस, यानी कि इसकी ट्रांस पोजीशन है, ये ट्रांस पोजीशन वाला जो लिगेंड है वो बढ़ गया। तो ट्रांस पोजीशन वाले की लेंथ अगर बढ़ गई तो उसको कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। इसकी वजह से एक इफेक्ट लगा जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ी है। तो एक्स और वाई बराबर हैं, ये ध्यान रखना। अभी देखने में तो तीनों सेम लगते हैं कि सी एल है, तीनों बराबर होंगे। समझ गए आई होप। अगला देखो। अगली बात अगर अपन करें तो एक क्वेश्चन है कि सी सी बॉन्ड लेंथ नोट करके लिख रहे हैं इन आइसोलेटेड कंडीशन इज एक्स बट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सी सी बॉन्ड लेंथ बिकम्स ग्रेटर देन एक्स। क्यों आएगी ग्रेटर देन एक्स? ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्यों आएगी ये? ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। सी सी बॉन्ड लेंथ इन द आइसोलेटेड कंडीशन क्या है? इज एक्स बट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सी सी बॉन्ड लेंथ बिकम्स ग्रेटर देन एक्स ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये सही है कि नहीं है? हाँ या ना? क्योंकि भाई साहब जब सी सी बॉन्ड लेंथ अकेला है कोई दिक्कत नहीं, सी सी बॉन्ड लेंथ इन आइसोलेटेड कंडीशन, इथाइलिन लिखो इसमें, है ना, सी सी बॉन्ड लेंथ ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल। सी सी बॉन्ड लेंथ ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल in isolated condition is x but in complex compound cc bond length becomes greater than x। क्लियर है? अब इसी पर एक लेटेस्ट मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड हुआ है और आपको वो सवाल बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है बिल्कुल, जे एडवांस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पता है कैसे? वो कह रहा है कंपेयर सी सी बॉन्ड लेंथ। देखो ये एक मॉलिक्यूल अभी लेटेस्ट डिस्कवर्ड हुआ है कि जो जी सॉल्ट था वो तो हमें पता ही है कि क्या होता है, ये यहाँ पर जो लेटेस्ट डिस्कवर हुआ उसमें एच हटा दिया उसने। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो एच हटके के साइनाइड आ गया। अब आपसे बोला है ये वाली बॉन्ड लेंथ हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्स है, ये वाई है। आपको कंपेयर करके बताना है एक्स और वाई बॉन्ड लेंथ, ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। चलो ट्राई करो जल्दी। इंडिया में डिस्कवर नहीं हुआ, है बाहर हुआ है।
अब यहाँ क्या हुआ सोचो, यहाँ H है लेकिन यहाँ साइनाइड है। भाई साहब साइनाइड अगर होगा तो वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं खींचेगा? साइनाइड तो माइनस इफेक्ट लगाएगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचते ही यहाँ प्लस आएगा। यहाँ प्लस आ गया इन कार्बन पे, कार्बन पे अगर प्लस आ गया तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, क्योंकि यहाँ से खींचेगा वो ज़्यादा खींचेगा अपने पास, इसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा जाएगा। और अगर इसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा जाएगा तो सी सी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो कौन सी ज़्यादा होगी, एक्स और वाई में वाई। क्लियर है बॉस? दोबारा बोलो। ये जो प्लेटिनम है यहाँ से जाएगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में अगर जाएगा तो सी सी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हम्म। सिमरन जी ने एक डाउट पूछा कि सर इंडिया के लोगों ने फिर क्या किया, इनका नाम ही नहीं दिखता। बेटा आप भी तो इंडियन ही हो ना, ये इंडिया के लोग क्या होते हैं, हमने क्या किया बोलो। और हमने इसलिए किया कि सिमरन जी आप भी अभी देखना, आप जब आईआईटी में सेलेक्ट होने की बात आएगी पढ़ना पड़ता है, तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम फालतू की बातें खूब करेंगे, नेतागिरी खूब करेंगे, लेकिन जो काम करना है वो नहीं करेंगे। और आप कोई अच्छा पैकेज छोड़ के रिसर्च में नहीं जाएंगे, तो रिसर्च में जाएं, अपने आप अपना कोई भी कंपाउंड खोज के लाएं और हम उसे क्लास में पढ़ाएं। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एक बात थी जो मैंने कही थी, क्या होता है बताओ? क्या होता है बताओ? व्हेन मेटल डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन। मेटल किससे अटैच होना चाहिए? कार्बन। यहाँ क्या आएगा, टाइप ऑफ, शॉर्ट में इसको ओएमसी लिखेंगे, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। और ये आएगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड टाइप ऑफ, यानी उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड, तो पहला होगा आपका आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्डेड का मतलब उसके बीच में आयनिक बॉन्ड होना चाहिए मेटल और कार्बन के बीच। ये आपका दिख रहा है, ये मेटल है, ये कार्बन है। कौन सा हो गया ये? आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दूसरा होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, जैसे आर एम जी एक्स, आप सबको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जेड इंटू आर नहीं पढ़ा होगा तो आपने पढ़ लेंगे, फ्रैंकलैंड रिएजेंट है। LiCH3, लेकिन क्या LiOCH3 होगा? ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो लिथियम और ऑक्सीजन है, मेटल नहीं है, और सॉरी मेटल है पर कार्बन नहीं है। पर ये है क्योंकि यहाँ मेटल और डायरेक्ट कार्बन है। तो ये आपके कौन से कहलाते हैं, सिग्मा बॉन्डेड, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या बोला जल्दी बताओ, यहाँ डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड होता है। थर्ड, सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करो। सॉरी सिग्मा पाई नहीं, सिग्मा तो हो गया था ना, पाई बॉन्डेड। पाई बॉन्डेड में सिर्फ पाई बॉन्ड होना चाहिए, जैसा कि अभी आया था, के पीटी था, ये सीएल था, ये सीएल था, ये सीएल था, यहाँ एच था, एच था, एच था, एच था,
ये डॉट 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 था। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें, तो आपको क्या दिख रहा है? ये पाई बॉन्डेड ही तो जा रहा है। इसी तरह से एक और याद रखना पड़ेगा आपको नाम, एफ ई पाई सी फाई एच फाई होल टू। ये बहुत आएगा भाई, इसका नाम बहुत आता है, फेरोसिन। फेरोसिन में क्या होता है? ये पाई बॉन्डेड है क्योंकि यहाँ नेगेटिव, ये अपना लोन पेयर देगा इसको, ये कंपाउंड है फेरोसिन। फेरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनल कंपाउंड, ये आएगा हमेशा। ये तो जी सॉल्ट था, ये नाम याद रखना है भाई इसका। दूसरा, ये फेरोसिन है। फेरोसिन में ये आपका एक C5H5, ये दूसरा C5H5, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको जा रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको जा रहा है, यहाँ पर ये Fe+2 है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये कहलाएगा पाई बॉन्डेड एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि पाई दे रहा है। तो किस टाइप का सिनर्जिक बॉन्डिंग है? पाई बॉन्डेड, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। इसी तरह से एक और होता है ये C6H6। ये ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको दे रहा है, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको दे रहा है, ये भी आपका क्या है? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनल कंपाउंड। अच्छा, इन दोनों को सैंडविच कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। देखो, अब ऐसा नहीं लग रहा है ये ब्रेड ब्रेड के बीच में दो फंस गया मेटल? सैंडविच। यहां देखोगे तो क्या हो गया ये? सैंडविच। चौथा होता है सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड। ये आता है इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग वाले कंपाउंड में, जैसे आपका NiCO होल 4 आ गया। तो इसके अंदर क्या है? ऐसे। ये NiCO होल 4 में सबसे पहले CO ने अपना एक लोन पेयर दिया, इसलिए सिग्मा बॉन्डेड हुआ। याद है मैंने कहा था सिग्मा पाई, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर। पहले अपना लोन पेयर देके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और फिर आपके मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन लेकर के सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाएगा। सिग्मा पाई डोनर। तो जितने भी मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपाउंड हैं, वो सब सिग्मा पाई होंगे। ये सब सिग्मा पाई हैं, देखो। तो चार तरह के आपके पास आएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहला कौन सा होगा बताओ? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दूसरा क्या होगा बताओ? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तीसरा क्या होगा? सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। चौथा पाई बॉन्डेड। और पाई बॉन्डेड में कौन सा नाम याद रखना है? जी सॉल्ट। जी सॉल्ट के साथ पेरोसिन। क्या नाम है? पेरोसिन। तो अब कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो बता दोगे कि फेरोसिन किस टाइप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? जल्दी बताओ। फेरोसिन किसका है? जल्दी बताओ। पाई बॉन्डेड। तो कर लोगे भाई ऐसा? क्लियर? अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं बताओ? नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय मेटल कैटायन और एटम
is called coordination number of that metal cation। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया उसने कि NiCO होल 4 है, उसने कहा FeCO होल 5 है, उसने कहा NiEN होल 3 प्लस 2 है, उसने कहा कि COEDT है, और उसने कहा कि Fe ऑक्सलेट है, उसने कहा कि PT NH3 होल 4 PTCl होल 4 है। आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा उसने कि नंबर ऑफ लिगेंड, और यहां पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला है? नंबर ऑफ लिगेंड, और दूसरा क्या बोला उसने? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ लिगेंड और दूसरा आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ लिगेंड में तो मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है, तो नंबर ऑफ लिगेंड की बात करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, नंबर ऑफ लिगेंड में यहाँ 5 आएगा, यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड 3 है, नंबर ऑफ लिगेंड 1 है, नंबर ऑफ लिगेंड 3 है। और जब ऐसे दो कॉम्प्लेक्स एक साथ आ जाए ना, तो दोनों मेटल का लिखते हैं ना अलग अलग। तो इसका भी 4 लिखा मैंने, इसका भी 4 था तो 4 लिखा। नंबर ऑफ लिगेंड में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, हाँ या ना? अब किस में प्रॉब्लम आएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जिसमें ये कहा जाता है कि लोन पेयर कितने डोनेट करेगा। ये मोनोडेंटेड है, तो यानी कि एक सीओ एक लोन पेयर देगा, तो 4 सीओ कितने लोन पेयर देगा? 4। 4 सीओ कितने लोन पेयर दे रहा है? 4। ये उस तरफ आओ, कितने दिख रहे हैं वहां पे? 5। सीओ फिर से मोनोडेंटेड है, तो कितने देगा वो भी? 5 लोन पेयर। यहाँ देखो ईएन, ईएन आपका बाइडेंटेड होता है, लेकिन यहां समझना पड़ेगा, अगर ईएन बाइडेंटेड है, ये ईएन बाइडेंटेड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ? एक ईएन जो होता है 2 लोन पेयर देगा, तो 3 ईएन कितने लोन पेयर देंगे? 6। यहाँ ईडीटीए क्या होता है तो एक, लेकिन हेक्साडेंटेड है वो, यानी एक ईडीटीए 6 लोन पेयर देगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा इसका? 6, ईडीटीए वाले का भी। ऑक्सलेट फिर से बाइडेंटेड है, ऑक्सलेट फिर से बाइडेंटेड है, तो अगर ऑक्सलेट फिर से बाइडेंटेड है, तो इसका मतलब क्या निकला? 6। यहाँ मोनोडेंटेड होते हैं ये, तो 4 और 4 ही आएगा। ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है, हाँ या ना? तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। कोई भी डाउट तो जल्दी से पूछो, जो आज पढ़ाया फटाफट से, पूरा जिसमें जो भी पढ़ाया उसमें कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ, सारे लिगेंड कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड होंगे। कोई डाउट? होमवर्क आज का ये है कि अब आप यहाँ तक सिनर्जिक बॉन्डिंग वाले डीपीपी कर लेंगे, और शीट के अंदर भी करेंगे। एक्सरसाइज 1, सिनर्जिक बॉन्डिंग की डीपीपी मत करना अभी। डीपीपी में ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के भी कुछ सवाल अटकेंगे। सर पाई एसिड लिगेंड कैसे होता है? पाई मतलब होता था
पाई बॉन्डिंग, और एसिड मतलब होता है लोन पेयर एक्सेप्ट करते थे जो। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा समझा दीजिए। देखो अमन, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बेटा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप डालोगे ना स्पेक्ट्रोस्कोपी तो समझ में आएगा। आपको बस एक चीज़ समझनी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर को कहते हैं, तो जहां भी आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछे वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्वेश्चन करने का टाइम जा रहा है फिजिक्स में कैसा, ये सब एम सी ओ वाला सारा सिग्मा पाई होगा। यस, गुस्सा मत करिए, हर हफ्ते का ना 2 टॉपिक दे दिया करो रिवीज। बेटा दे दिया ना अनुराग? हाँ, आप सब नोट करें, हर हफ्ते के 2 टॉपिक आप अपने लिख के पूछते जाएं, मैं बताता जाऊंगा। जैसे इस हफ्ते का टॉपिक है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग तक अच्छे से करके आओ। साइनाइड वाले में बेंड्स रूल यूज नहीं होगा, नहीं, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट आ रहा है ना वहाँ पे। DPP1 और DPP2 की आंसर की इंटरचेंज है, अभी सही करा देते हैं। सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिनर्जिक बॉन्डिंग देंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। ऑक्सलेट बाइडेंटेड है, वो तो रेजोनेंस भी करता है ना। हाँ, तो रेजोनेंस अपने दोनों ऑक्सीजन के साथ करता है अर्चित, ऊपर वाले। यहाँ वालों के बीच में नहीं है रेजोनेंस। इनमें रेजोनेंस था तो ये दोनों नहीं करेंगे एक साथ। इनमें रेजोनेंस है, ये दोनों नहीं करेंगे एक साथ, पर ये तो करेंगे ना, क्योंकि इनमें आपस में रेजोनेंस थोड़ी है अर्चित। सर कलर कोऑर्डिनेशन इसी में पढ़ाएंगे, आखिरी में आएगा, ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर रिपीट कर दो। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है लोन पेयर एक्सेप्ट कितने कर रहा है। आपका कोई स्टूडेंट रिसर्च में है? हाँ बेटा है ना, बहुत सारे हैं। अभिनव रस्तोगी गूगल में साइंटिस्ट है रिसर्च विंग के अंदर। अभी शार्दुल ने IISR में लिया एडमिशन। ठीक है। SO2 और SO3 में अच्छा लुईस एसिड कौन है? SO3, क्योंकि उसके पास 3 पाई बॉन्ड है। सर एक बार पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बता दो। ये रे पाई बॉन्डेड वाले। इसमें क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना पूरा का पूरा, ये जा रहा है इसका, ये पाई जा रहा है। अब ये कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये मत सोचो। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में अंडर रूट होगा। बेटा फॉर्मूले में नहीं गया मैं रिलेशन बता दिया कि आपको सवाल कैसे करना है, वो मैं डेरिवेशन सॉल्व नहीं किया है ना फरदीन? आप राइट हैं, वो अलग फॉर्मूला होता है। आप वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट, आई एम वेरी मच अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स। लेकिन हमने वहां पर उसका कॉन्सेप्ट सीखा है रादर देन हमने उसका डेरिवेशन। कि आपको सवाल आए तुरंत कर दो भाई, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब बॉन्ड ऑर्डर पूछा, खत्म। ठीक है बेटा, और बोलो। क्लियर है? BF3 और CCl4 में अच्छा बेटा ये आप है ना पढ़ के आओ अनंत, ऐसे नहीं। BF3 अच्छा होगा क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप क्या कर रहे हो अनंत, ऐसे अगर आप डाउट पूछोगे तो कैसे चलेगा? नोडल प्लेन का क्वेश्चन पूछा था, रह गया बेटा। नोडल प्लेन में 11th में पढ़ाता हूँ, आप जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे जो पाई वाला होता है ना, C डबल बॉन्ड वाला, है ना, इथिलीन, ये सब वहाँ 11th में पढ़ाते हैं। आप लोग को सर पढ़ाएंगे अभी, जब आपको प्लेन देखना सिखाएंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वहाँ आपको नोडल प्लेन निकालना भी आ जाएगा। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो बोलो। क्या बोला इसने? सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटेलिक बता दो। सिनर्जिक बॉन्डिंग करने वाले जितने भी होते हैं वो लोन पेयर तो देंगे ना। जब लोन पेयर देगा तो सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा बनेगा ही सही लल्ला। और साथ में पाई बॉन्ड होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो सिग्मा और पाई होगा ना। लास्ट वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर बताया ना, दोनों मेटल का अलग अलग निकालते, तो इसमें कितने लिगेंड दिख रहे हैं? 4। ये मोनोडेंटेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। इस वाले प्लेटिनम का भी तो निकालोगे, इसमें भी 4 आएगा। ठीक है, हाँ कलर इसी में पढ़ेंगे। आपकी जेई मेंस वाली PYQs बुक्स कंप्लीट करके 99 परसेंटाइल आ जाएगी। हाँ 99% आएगी। क्लियर है बॉस? आई होप समझ में आ गया होगा। लल्ला मचा देगा हल्ला गली मोहल्ला। क्लियर? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग के कुछ सवाल हो सकता है आपसे नहीं बने, तो परेशान मत होना, क्योंकि वो सारे सवाल अगली क्लास में आएंगे। कुछ पूछेगा वो ऑक्सीडाइज मिक्स्ड है वो सवाल, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है,
तो आपको लगेगा ये क्या हुआ, तो कोई टेंशन मत लेना, ये सब अगले लेक्चर में कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, बाय बाय बाय।